मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव चंद्रभागाभाई अलगुलवार प्रशाला व उच्च माध्यमिक विद्यालय सोलापुर 12वीं हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम 12वीं हिंदी पाठ क्रमांक 1 नवनिर्माण कवि त्रिलोचन जी की रचना को हमें देखना है। तो इस रचना को देखने से पहले हम एक एक करके कवि का परिचय, विधा का परिचय और रचना का परिचय इस तरह एक एक करके हमें देखते रहना है। तो आरंभ में हम शुरुआत करेंगे कि नवनिर्माण कविता के कवि त्रिलोचन जी का परिचय को हमें देखना है। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य के क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सरल, सहज तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। कवि के प्रमुख रचनाएं हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश। यह कवि के कविता संग्रह है। देशकाल कवि का यह कहानी संग्रह है। दैनंदिनी यह डायरी है। इस तरह कवि की यह रचना है। उसके बाद हम लोग इस विधा, एक अलग विधा का समावेश हमारे पाठ्य पुस्तक में किया गया है। यह चतुष्पदी है। यह चतुष्पदी का क्या होता है इसे हम लोगों को देखना है। विधा का परिचय में चतुष्पदी 4 वर्णों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। उसके बाद हम लोग इस पाठ परिचय में कविता का परिचय हमें देखना है। कवि ने इस प्रस्तुत कविता द्वारा यानी नवनिर्माण कविता द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं और इस कविता का रचना के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है उसे हम लोगों को देखना है। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस का एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कवि त्रिलोचन जी ने नवनिर्माण इस कविता के द्वारा हमें समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता स्थापित करने का उद्देश्य को सामने रखा है। हम लोग अब एक एक करके कवि के उन पदों को देखना है, उन पंक्तियों को देखना है, पद्यांश को देखना है जिसके द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। मैं पहले उन पंक्तियों को पढ़कर दिखाता हूँ। उसके बाद हम एक एक करके पंक्तियों का आशय को, कवि के संदेश और उद्देश्य को देखेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि ने इस प्रस्तुत
पंक्तियों के द्वारा हमें इस धरती के साथ के रिश्तों को बरकरार रखने का संदेश देते हैं। कवि त्रिलोचन जी अपने आप पर पूरा भरोसा रखने वाले कवि हैं, अटूट विश्वास वाले कवि हैं, और इसीलिए उन्होंने इस धरती के साथ का रिश्ता और इस धरती पर आने वाले सारे मुसीबतों को झेलते हुए संघर्ष करने का संदेश इस पद्य के द्वारा, पंक्तियों के द्वारा कवि देते हैं। कवि क्या कहते हैं देखो, कवि त्रिलोचन जी अटल अटूट विश्वास, निष्ठा और संकल्प के कवि हैं। कवि त्रिलोचन जी ईश्वर को संबोधित करते हुए अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि ने यहाँ पर ईश्वर से संबोधित किया और ईश्वर से संबोधित करते हुए अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भरोसे के साथ आपने मुझे ये जीवन दिया है, कवि कहते हैं कि आप जिस भरोसे के साथ मुझे ये जीवन दिया है, मैं गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूँ, उस भरोसे को, आपके उस विश्वास को मैं इस धरती पर सुरक्षित एवं संभाल कर रखूँगा। अपने जीवन को बेकार नहीं जाने दूंगा। आपकी कृपा से आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, जीवन के आज़ादी का सुनहरा अवसर मिला है, इसका मैं सदुपयोग करूंगा। अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए मैं सदैव प्रयत्न करूंगा। कवि ने अटल विश्वास के साथ ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो जीवन मुझे मिला है, उस जीवन का मैं सदुपयोग करूंगा। दूसरी बात, उसे इस धरती के साथ जोड़कर रखूंगा, क्योंकि मुझे इस संसार में जो जीने के लिए उच्छ्वास दिया है, और उस उच्छ्वास के साथ मैं इस धरती के विकास को करते हुए भी मैं अपनी इन बातों को कदापि नहीं भूलूंगा। उसके बाद अगले पद्यांश है। कवि अगले पद्यांश में क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, वो पद्यांश दोबारा मैं आपके सामने रखता हूँ। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि ने धरती के साथ के रिश्ते को यहाँ पर व्यक्त किया है। हमें देखना है धरती के साथ का रिश्ता कवि इन पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम संबंधों को महत्व देना चाहिए। धरती के साथ का रिश्ते का मतलब है इस धरती पर, इस जीवन में हमें जो रिश्ते और प्रेम का जो संबंध है उसे महत्व देना चाहिए। रिश्ते और प्रेम के बंधन का धागा बहुत ही नाजुक होता है, इसे तोड़ने के बाद हम इसे जोड़ नहीं सकते। इसीलिए मानवीय संबंधों को, महत्व को हमें समझना चाहिए। मानवीय संबंध के जो महत्व है उसे समझना चाहिए। जिसे मानवीय संबंधों को हम तोड़कर जोड़ नहीं सकते, तो उन मानवीय संबंधों को तोड़ने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। जिन्हें जोड़ नहीं सकते, जिन्हें बांध नहीं सकते, ऐसे संबंधों को तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। कवि कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हम किसी भी क्षेत्र में क्यों न चला जाए, जीवन में तरक्की करना चाहिए। जीवन में तरक्की करते समय हम लोग कहीं भी उड़ जाए, कहीं भी चले जाए, हमारे सामने यह अनंत आकाश खुला है। अपनी तरक्की करने के लिए पूरा जीवन, यह अनंत आकाश हमारे सामने है। कहीं भी उड़ जाए, खुले आसमान में उड़ जाए, भले ही इस अनंत आकाश में हम स्वच्छंद उड़ान भरे, किंतु इस धरती से हमारा प्रेम, लगाव, आत्मविश्वास, अपनापन ज्यों का त्यों बना रहेगा। हमें इस तरह का जीवन, सफल जीवन कौन सा है? धरती के साथ जीवन में सारे संबंधों को बरकरार रखते हुए तरक्की करने के लिए कहीं भी जाए, तरक्की करे, ऐसे ही संबंधों को हम लोगों को बना कर रखने का संदेश कवि यहाँ पर देते हैं। मनुष्य को धरती से जुड़ कर रहना ही अपने हृदय, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी जुड़ कर रह कर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर मनुष्य को अपने अस्तित्व को और अपने आधार को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हम लोग सफलता प्राप्त करते हैं, तब अपने सफलता के पीछे जिन लोगों का सहयोग है, मदद है, आधार है,
उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने मातृभूमि के प्रति हमारे मन में जो प्रेम, लगाव, अपनापन है, वह अपनापन हमेशा बनाए रखना चाहिए। इतना नहीं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आपसी प्रेम संबंध बनाए रखने की और अपने मातृभूमि को, अपने आधार को कभी न भूलने की बात कही है। कवि ने यहाँ पर इसीलिए कहा है कि सूत्र को तोड़ना नहीं है। क्यों तोड़ना नहीं है? क्योंकि तोड़ने के बाद जोड़ नहीं सकते, इसीलिए तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। दूसरी बात, तरक्की करने के लिए भले हम लोग बहुत दूर चले जाएं, लेकिन कितने भी दूर चले जाने के बाद हम आपसी रिश्तों को भूल नहीं सकते, क्योंकि आजकल सफलता पाने के बाद सफलता के पीछे सहयोग करने वाले लोगों को भूल जाते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर हमें संदेश दिया है, आप सफलता पाने के लिए कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न भरे, लेकिन हम लोगों को, जिन लोगों की सहायता से आज ऊंची उड़ान भर रहे हैं, जो सफलता हमें हासिल हो गई है, उन लोगों को हमें कदापि भूलना नहीं चाहिए। यही बात कवि यहाँ पर हम लोगों को समझाना चाहते हैं। अगले पद्यांश है, इस पर कुछ शब्दार्थ भी है। पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने उन शब्दार्थों को रखता हूँ ताकि आप लोग अगले पद्यांश को आप समझ पाएंगे। यहाँ पर शब्दार्थ हैं, उच्छ्वास यानी गहरी सांस, भूमि यानी धरती, सूत्र यानी जो धागा यानी मानवीय संबंधों का जो धागा जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में कवि ने कहा। योम यानी पूरा आकाश, तरक्की करने के लिए हम लोग आकाश कहीं भी जाए, तरक्की करने के लिए ऊंची उड़ान भरते, खुली आसमान हमारे सामने होती है। घेरा यानी चक्र यानी घेरना, इस अर्थ में है चक्रव्रत घेरना। बल यानी शक्ति, सिद्धि यानी सफलता या उपलब्धि, कार्य यानी काम, प्रीति यानी प्रेम, नीति यानी नैतिकता, सदाचार के जो नियम है या रीतियाँ हैं, गीति यानी गीत यानी गान, संगी यानी दोस्त, साथी, मित्र, सहचर का मतलब है साथ साथ चलने वाला, अतीत यानी गत जो बीता हुआ समय, पल, मित यानी मित्र और दोस्त। हमें अगले पद्यांश को देखना है। इन पद्यांश को पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और कुछ करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। हम लोग अब उन पंक्तियों का भावार्थ को देखेंगे। पहले वो पंक्तियाँ, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि यह सत्य है, जीवन की राह में अंधेरा है, अर्थात जीवन पथ कठिनाइयाँ मुसीबतों से भरा हुआ है। हम सभी जानते हैं जीवन का रास्ता आसान नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ है। जीवन पथ पर हमारे सामने अनेक समस्याएं, बाधाएं, रुकावट बनकर आती हैं। जीवन पथ पर हमारे सामने अनेक रुकावटें आ जाती हैं, बाधा बनकर आ जाती हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि हमें समस्याओं से घबरा कर हताश निराश नहीं होना चाहिए। यानी कभी भी हम लोग जीवन में जो बाधाएं, जीवन जीते समय कठिनाइयाँ आने वाली है, विपत्ति आती है, वो बाधा बनकर आती है, हमें रोकने की कोशिश करती है। ऐसे समय पर कवि का कहना है कि इन मुसीबतों से हम लोगों को कभी हताश और निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे सामने आने वाली समस्याओं का, मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। जो समस्या आती है उन मुसीबतों को हमें डटकर मुकाबला करने का संदेश कवि यहाँ पर देते हैं। हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करना है। देखिए, जीवन में कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करते समय बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, संकट आती हैं,
लेकिन हमें रुकना नहीं है। कवि ने यही तो संदेश यहाँ पर दिया है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को करते उनको पूरा करते ही रहना है, पूरा करना ही है। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारा काम है। देखिए, सफलता करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें रुकना नहीं है, अंधेरा बोलकर हमें पीछे मुड़ना नहीं है, अंधेरे में भी रास्ता निकालने का ताकत हमें रखना है। इसलिए कवि कहते हैं, यह अंधेरा, ये मुसीबत, ये संकट, आपत्तियाँ हमें शायद घेर कर रोकना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने में वह मदद नहीं करते, रुकावट डालते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि इस अंधेरे से हमें डरना नहीं है, मुसीबतों से डरना नहीं, घबराना नहीं है, हमें इनका सामना करना है और हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते रहना है। और हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम लोगों ने इस मुसीबत को, एक काम अगर हाथ में लिया है, तो केवल हम लोगों को उसी को पूरा करने में लगे रहना है, इसके अलावा हमें कुछ करना नहीं। इसीलिए मुसीबतें आ गई तो उनका सामना हमें करना है, इतना नहीं। इसलिए कवि कठिनों का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये संदेश दिया। कठिनों से डर कर हार नहीं मानना चाहिए। कठिनों से हम लोग अगर डरेंगे, हार मानेंगे, तो हम सफलता की सिद्धि पर पहुंचेंगे नहीं, सफलता में हासिल नहीं होगी। इसीलिए कवि प्रस्तुत पंक्तियों में आशावादी रहने का संदेश, यह अंधेरा है, हट जाएगा, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, आपत्तियां हैं, वो निकल जाएंगे, लेकिन डटकर मुकाबला करने के बाद ही। इसलिए कवि कहते हैं कि आशावादी दृष्टिकोण का निर्माण कवि यहाँ पर करना चाहते हैं। इसीलिए जो आशावादी होता है वो निश्चित सफलता के शिखर पर पहुँचता है, मंजिल को पाता है। इसीलिए कवि ने कहा है, यह अंधेरा, मुसीबत, अंधेरा रूपी मुसीबत जो है हमें रोकने के लिए होते हैं, उनसे कभी हमें हारना नहीं, निराश होना नहीं, रुकना नहीं है, अपने काम को निरंतर बढ़ते रहना है। इसीलिए हमें करना क्या, केवल काम करते रहना है, तब तक जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं करते। इसीलिए कवि कहते हैं, बढ़ चलो, सामने अंधेरा है, अंधेरा होकर भी हमें आगे बढ़ना है, यानी अंधेरे का सामना करना है, मुसीबतों का सामना करना है, कठिनों को पार करना है, और तभी हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। इस तौर पर कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमें इन मुसीबतों से, अंधेरा से कभी बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें डटकर मुकाबला करते हुए निरंतर अपने काम में लगे रहना है, तभी सफलता हमें मिलती है। अगले पद्यों से कवि यहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसा संदेश हमारे लिए दिया है कि समाज में समानता लाने के लिए दुर्बल जो है, उन दुर्बल लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। सफलता या प्रगति, विकास, उन्नति तब होती है जब हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा हम सभी को एक साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। जो निर्बल है वो भी अपना है, जो दुर्बल है वो भी अपना है, उसी को भी हम लोग अपने साथ लेकर जाना है। इसीलिए कवि कहते हैं अगले पद्यांश में, क्या कहते हैं देखो, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा, पहले पंक्तियों में कवि ने यही बता दिया है कि जो शक्ति और ताकत हमारे पास है वह सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए कवि क्या कहते हैं हमें देखना है। इस पद्यांश का आशय, हमें भावार्थ इस तरह देखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि दुर्बलों की रक्षा करना एवं दुखियों को न्याय दिलाने की बात कही है। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा जो दुर्बल है उनकी रक्षा करना है, जो दुखी हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। कवि कहते हैं कि शक्तिशाली बलवान मनुष्य को अपने बल का सदुपयोग परोपकार व समाज हित के लिए करना चाहिए। यानी जो बलशाली है, बलवान है, वह बलवान लोगों को अपने शक्ति का उपयोग लोगों की सहायता के लिए, परोपकार के लिए, समाज हित के लिए करना चाहिए, ऐसा कवि का यहाँ पर कहना है। समाज का हित करने वाले सर्वगुण संपन्न महापुरुष, शक्तिशाली बलवान पुरुष अपने बल का प्रयोग कभी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करते। समाज में जो महापुरुष है, जो शक्तिशाली बलवान है, वह कभी भी अपने बल का उपयोग दूसरों को सताने के लिए करते नहीं है। यानी वह हमेशा अपने बल का उपयोग समाज के हित के लिए करते हैं और करना चाहिए। दूसरी बात कवि यहाँ पर कहते हैं,
बलवान मनुष्य दुखी, त्रस्त या पीड़ित की सहायता करने के लिए, संकट से उनकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना। जो बलवान है, जो वो बलवान को हमेशा समाज के दुर्बल घटकों को, समाज के दुखी लोगों को संरक्षण करते हुए उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करने के लिए, सहायता करने के लिए हम बलवान लोगों को हमें साथ देना जरूरी है। असहाय एवं दुर्बल जनों को रक्षा देने के लिए वह अपने बल का प्रयोग करते हैं। यानी जो असहाय है, जो दुर्बल ऐसे लोगों का संरक्षण करने के लिए तो हम लोग अपना बल का उपयोग करना चाहिए, ऐसा कवि ने यहाँ पर बतला दिया। वे दीन दुखियों के सहायक सहारा अर्थात आश्रय स्थान बनते हैं। बलवान लोग ही दीन दुखियों के लिए सहायक बनते, सहारा बनते हैं, आश्रय स्थान बनते हैं और बनना चाहिए, तो कवि यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं। उन्हें न्याय दिलाते हैं, उनका दुख दूर करते हैं। बलवान लोगों का काम क्या होता है? दुर्बलों को, दुखियों को न्याय दिलाने के लिए, दुख दूर करने के लिए होता है। यही काम उन्हें करना चाहिए। उन्हें अंदर उत्साह निर्माण करते हैं। तो इस तरह दुर्बल लोगों के मन में उत्साह निर्माण करने का काम हमें बलवान लोगों को करना चाहिए, ताकि वह दुर्बल लोग, दुखी लोगों को भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उन्हें सुखी बनाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। कभी यहाँ पर कहते हैं कि जो बल है उस बल का उपयोग सताने के लिए नहीं है, उन्हें सुख दिलाने के लिए करना चाहिए। आप बलवान, आपके पास बल है तो सभी का बल बनना चाहिए, सभी को मुसीबतों से बचाने के लिए उस बल का उपयोग करना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी, निराश ना हो, किसी पर भी अत्याचार ना हो, किसी का भी शोषण ना हो, सभी स्वाधीन, स्वावलंबन, सुखी बने, समाज कल्याणकारी, शक्तिशाली, परोपकारी महापुरुषों के जीवन का यही उद्देश्य होता है। कवि ने बता दिया है कि महापुरुषों का, बलवान लोगों का यही तो उद्देश्य होता है कि किसी पर अन्याय न हो, अत्याचार न हो, कोई परावलंबी न हो, सभी को स्वावलंबी बनाना चाहिए, कल्याणकारी काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए। यही जीवन का जो उद्देश्य है कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। कवि का इन पंक्तियों के द्वारा यही उद्देश्य है कि हमें समाजवादी समानता का दृष्टिकोण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हमें समानता से समाज में रहना है। तो इसीलिए कवि हमें अगले पंक्तियों के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। अगले पंक्तियाँ देखिए इस तरह है, जैसे कवि ने यहाँ पर बतला दिया, बल दुखियों को न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए, दुखियों को, पीड़ितों को बचाने के लिए बल का उपयोग करना चाहिए। यही महापुरुषों के लक्षण है। महान व्यक्तित्व वही है कि जो दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए काम करते हैं, अपने बल का उपयोग करते हैं, इसलिए वो महापुरुष है। अब अगले पंक्तियों में देखना है, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही रचते हैं। कवि ने यहाँ पर बता दिया है कि अपने काम के बारे में जिन्हें पूरा जानकारी है, उन्हीं को संकट, वही लोग संकट झेलते हैं, संकटों का, मुसीबतों का सामना करते हैं। कवि क्या कहते हैं देखो इन पंक्तियों के द्वारा। भावार्थ इस तरह है, इन पंक्तियों में कवि ने संघर्ष करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कुछ ही अनायास नहीं मिलता, जीवन में जो कुछ भी पाना है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं सफलता संघर्ष करने वालों की मिलती है, उन्हीं को प्राप्त होता है। एवं स्वयं अपना इतिहास रचता है। ऐसे लोग कुछ नया करके दिखाते हैं, जो संघर्ष करते हैं, ऐसे लोग कुछ नया करके दिखाते हैं। जो समाज में हटकर कोई काम होता है तो उनका नाम इतिहास में लिया जाता है, वह सभी के लिए उदाहरण ऐसा बन जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसे ही लोग स्वयं अपना नाम इतिहास, नया इतिहास रचते हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे अलग ऐसा काम करता है, पूरी दुनिया उसके तरफ देखती है, यानी एक मिसाल, एक उदाहरण की तरफ देखती है, यानी वही जो इतिहास, नया एक नाम उसका हो जाता है। यह बात स्पष्ट है कि कवि कहते हैं जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है। देखिए, जिन्हें अपना मंजिल का पता होता है, अपना लक्ष्य का ज्ञान होता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास करता रहता है। हमें अपने मंजिल का पता होना चाहिए, अपने उद्देश्य को समझना बहुत ही जरूरी है। जिन्हें वो अपना उद्देश्य मालूम नहीं, अपना जीवन का मंजिल मालूम नहीं है, वो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसलिए अपना उद्देश्य निश्चित होना जरूर है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य को जानते हैं, वही लोग निरंतर मुसीबतों का सामना करते हुए प्रयास करते रहते हैं।
वह व्यक्ति जीवन पथ पर अर्थात अपने जीवन की राह में आने वाली सभी मुसीबतों का, सभी समस्याओं का सामना करता है। वही लोग जीवन में आने वाली मुसीबत और समस्याओं का सामना कर पाते हैं जिन्हें मंजिल का पता होता है और एक दिन सफलता के अति उच्च शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने सफलता का ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ऐसे संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है। हम लोग साहसी लोगों का परिचय, जानकारी इतिहास में पाते हैं। इसी तौर पर जो लोग इस तरह का काम करते हैं और वही लोग, उनका संघर्ष का गाथा हमें इतिहास में उपलब्ध होती है। इनके गौरव की चर्चा, वर्णन हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो ऐसे ही महान व्यक्तियों का जीवन में जो उनका नया इतिहास है, नया कार्य जो है, पहचान जो है, इतिहास में हम लोगों को मिलता है। इसलिए कवि ने बता दिया है कि यह हमें मंजिल को पाने के लिए आने वाले सारी मुसीबतों को झेलने का संदेश कवि ने यहाँ पर दिया है। हमें अगले पद्यांश को देखना है। अगले पद्यांश इस तौर पर है। उन पद्यांश में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को बता दिया। जीवन की तरक्की करते करते हम लोग समाज को भी हमारे साथ ले जाना है। समाज का भी विकास होना चाहिए और समाज सभी का मिलकर बना हुआ एक व्यक्ति का समाज नहीं है। समाज में हम लोग सभी एक साथ रहेंगे तो समाज कहलाते, मानव समाज कहलाते। इसीलिए इस समाज के साथ, समाज में रहने के लिए कवि ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रख दिया। समाज में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, समाज के साथ का हमारे रिश्ता और संबंध कैसा होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि समाज सभी का मिलकर बना हुआ होता है। एक व्यक्ति का आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, सभी का आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि व्यक्ति जो है अकेला रह नहीं सकता, समाज में ही उसका अस्तित्व है। इसीलिए समाज के साथ का बर्ताव को कवि ने यहाँ पर व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं, पहले मैं पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसा संदेश दिया है। समाज में हमारा आचरण सदाचार के नियमों के तहत हो, ऐसा कवि के यहाँ पर कहना। कवि क्या कहते हैं, देखो, प्रीति की राह पर चले आओ। कवि क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि समाज में समानता और मानवता स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, समाज में समानता हो तो वह समाज उन्नति के तौर पर आगे बढ़ सकती है। समाज की उन्नति हो गया, ऐसा हम लोग कैसे, एक व्यक्ति की उन्नति से कुछ नहीं होती। इसीलिए कवि कहते हैं कि समानता और मानवता स्थापित करने का संदेश इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। इसलिए कहा, नीति की राह पर चलो, प्रीति की राह पर चले आओ, यानी प्रेम के रास्ते पर चलना जरूर है। सभी के साथ का रिश्ता हमारा प्यार भरा होना चाहिए, अपनापन से होना चाहिए, तभी समाज का विकास होता है। और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, सफलता का उद्देश्य है। सदाचार की राह पर चलकर ही हमारा जीवन सार्थक होगा। जीवन की सफलता केवल अकेले सुखी रहने से नहीं होती, अकेले के साथ साथ अन्य लोगों को भी आगे लेकर जाना, अन्य लोगों को भी सुख देना, ये जो है जीवन की सफलता उद्देश्य होना चाहिए। वही जीवन की सार्थकता है। बहुत सारे प्राणियाँ भी जो जीवन जीते हैं ऐसे मर जाते हैं, उनका दूसरों के लिए कुछ उपयोग नहीं होता। लेकिन मानव बुद्धिमान है, मानव समाज प्रिय प्राणी है। इसीलिए कवि यहाँ पर हमारे लिए संदेश देते हैं कि हम लोग, हमारे जीवन की सार्थकता किसमें है? सदाचार का आचरण करने में, सभी को साथ ले जाने में, दूसरों को मदद करने में, दूसरों के साथ अपनेपन से व्यवहार करने में है। इसीलिए कवि हमें कहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारा ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर। इसलिए कवि कहते हैं कि समाज में जो व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता दूर होगी, अतः इस सत्य की राह पर सबको चलना चाहिए। देखिए, समाज की विषमता को हमें दूर करना, अत्याचार को दूर करना है, समानता लाना है, न्याय दिलाना है, तो इसके लिए हम लोगों को यही एक रास्ता, सत्य का रास्ता है, नीति का रास्ता है, नैतिकता के रास्ते पर है हमें चलने का संदेश कवि यहाँ पर देते हैं। प्रेम के साथ समाज में व्यवहार को कवि यहाँ पर महत्व देते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, प्रेम और भाईचारे का गीत गुनगुनाते हुए हमें सदाचार और सत्य की राह पर चलना है। हम सभी को भाईचारे के साथ रिश्ता निभाते हुए हमें सत्य के राह पर आगे चलना है, और यही बात कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं।
कवि आगे कहते हैं, कवि के अनुसार कवि के इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम, सहयोग, समानता बनाए रखना चाहिए। कवि इन पंक्तियों के द्वारा मिलजुल कर रहना, आपसी प्रेम और सहयोग को और समानता को बनाए रखने का संदेश कवि इन पंक्तियों के द्वारा देना चाहते हैं। अगले पंक्तियां हैं, पद्यांश इस तरह है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिए, समाज में समानता की बात, स्त्री पुरुष समानता की बात कवि यहाँ पर व्यक्त करते हैं। समाज की उन्नति तभी है, समाज में नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ मिलकर आगे अगर बढ़ते हैं तो तभी समाज का विकास होता है। तो इसलिए कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, कवि समाज की प्रगति हेतु समानता एवं समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर समानता का दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कवि समानता का दृष्टिकोण इन पंक्तियों के द्वारा बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि वर्तमान में आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है। आज समाज में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। समाज में स्त्री पुरुष इस तरह का कोई भेद नहीं है। इसीलिए नर और नारी दोनों को, स्त्री पुरुष दोनों को साथ साथ संकटों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। अकेले पुरुष या अकेले ना स्त्री से यह समाज का विकास संभव नहीं है। दोनों सहचारी है, संगी है, साथी है। इसीलिए दोनों को साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। यानी हमारे मन में जो विषमता है, नर नारी की विषमता को दूर करने का संदेश कवि यहाँ पर देते हैं। समाज सकारात्मक बदलाव है, यानी आज समाज में सकारात्मक बदलाव आ गया है। समाज में नर और नारी दोनों एक साथ मिलकर समाज की प्रगति कर रहे हैं। आज समाज में कोई ये भेद बिल्कुल नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही समाज की प्रगति कर रहे हैं। दोनों ही साथ मिलकर जीवन में आने वाली चुनौतियों का, मुसीबतों का सामना करेंगे। आज हम लोगों को समाज का विकास अगर करना है तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ मिलकर जीवन साथी बनकर हम लोगों को जीवन साथी बनकर हम जीवन का विकास करना है, साथ रहना है। अपने जीवन में संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे। दोनों को, स्त्री और पुरुष, इस समाज में उन्नति का काम करते समय दोनों को आने वाली मुसीबतों को, कांटों का ताज, कवि ने यहाँ पर बता दिया, मुसीबतों को सामना करने के लिए कहा है, उन्हें झेलने के लिए कहा है। और यह झेलने का काम केवल पुरुष या स्त्री नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों को यहाँ पर करना है। इसी बात का संदेश यहाँ पर कवि कहते हैं। अपने जीवन में संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करना है, यानी मुसीबतों को सहना है। मुसीबतें आएंगे तो दोनों को एक साथ देना है। उन दोनों में एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जीने का एवं समाज की प्रगति करने का वचन दिया है। कवि ने यहाँ पर कहा दोनों को एक साथ रहकर उन्नति करने का, प्रगति करने का वचन दिया है, यानी एक साथ हमें रहना है और वे दोनों इसका निर्वाह भी करेंगे। आज नर और नारी को, स्त्री और पुरुष को, दोनों को एक साथ इस बात को स्वीकारना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसलिए कवि कहते हैं समाज का नवनिर्माण एवं समाज का विकास नर नारी के सहयोग एवं सामंजस्य से ही संभव है। समाज का विकास स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग से, सामंजस्य से नया निर्माण संभव है। इसलिए कवि नया निर्माण करना चाहते हैं और नया निर्माण करने के लिए स्त्री और पुरुष को आपसी विषमता को दूर करते हुए एक साथ आगे बढ़ने का संदेश यहाँ पर कवि देते हैं। यानी नया निर्माण के लिए नर नारी का सहयोग आवश्यक बात को कवि यहाँ पर, बेशक वे दोनों ही अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। आज नर और नारी दोनों ही अपने कर्तव्यों को समझ गए हैं। इसलिए आज स्त्री पुरुषों के बराबर काम कर रही है। वह अपनी शक्ति और ताकत को पहचान गई है। समाज के विकास के लिए नारी का, स्त्री का भी सहयोग आवश्यक है, इस बात को समझ गई है। इसीलिए आज वो पुरुषों के बराबर काम करे। हम पुरुषों को भी नारी के इन सहयोग के द्वारा आगे बढ़ने का काम हमें करना है। इतना नहीं, अब नर और नारी दोनों मिलकर प्रगतिशील समाज की रचना करेंगे। अगर इस तरह एक साथ आएंगे तो दोनों मिलकर प्रगतिशील विकास यानी समाज की रचना निश्चित वह कर सकेंगे। ऐसे समाज की रचना करेंगे, सभी को समान अधिकार है। नर और नारी एक साथ आकर समाज का विकास करेंगे तो वहाँ पर सभी के लिए समान अधिकार रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश में समाज की प्रगति हेतु कवि की समानता एवं समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा नर नारी के सहयोग से समाज में समानता,
समाजवादी दृष्टिकोण को लाने का काम कवि ने यहाँ पर किया है। हमें समानता का दृष्टिकोण को कवि ने जागरूक किया है। हमें आखिरी पद्यों में हमें देखना है, कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को यहाँ पर इस बात को बता दिया है कि नवनिर्माण कब संभव है, नवनिर्माण कब संभव है। कवि ने इस बात को यहाँ पर व्यक्त किया। अगले पद्यांश देखिए, अगले पद्यांश में कवि ने यहाँ पर कहा गया है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि ने देखिए, जो व्यक्ति अतीत जीवन अच्छी तरह से बिताता है वही वर्तमान जीवन सही तौर पर जी पाता है। इसीलिए कवि ने बता दिया, न तो अतीत बुरा होता है न तो वर्तमान बुरा होता है। अतीत अच्छा था इसलिए वर्तमान अच्छा है, वर्तमान अच्छा रहेगा तो भविष्य भी और अच्छा रहेगा। इसीलिए कवि ने बता दिया है। कवि का यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा समझाना है। कवि बता देते हैं, पद्यांश में कवि कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि उसे बीते हुए कल का अर्थात भूतकाल का गुणगान करना अच्छा लगता है। हमने भूतकाल में जो कुछ कार्य किया था, अच्छा कार्य किया था, उसका गुणगान करना बहुत ही अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है। वर्तमान काल कहता है कि बीता हुआ भूतकाल अच्छा था, यानी जो बीत गया है वो अच्छा था इसलिए आज वर्तमान अच्छा है। इसलिए वर्तमान काल क्या कहता है कि बीता हुआ भूतकाल बहुत ही अच्छा था। जीवन पथ पर मिला हुआ अपना साथी, अपना मित्र भी अच्छा था। देखिए, जो भूतकाल में अच्छा जीवन जिया है उसके साथ अच्छे लोग थे इसीलिए उसका जीवन अच्छा था। इसीलिए भूतकाल में जो जीवन साथी उसे मिला था वह जीवन साथी यानी मित्र वह अच्छा था, इसीलिए उसका भूतकाल अच्छा था, इसीलिए वर्तमान उसका अच्छा है। कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। देखिए, हम पीछे मुड़कर देखेंगे यानी उन अनुभवों के आधार पर ही वर्तमान जीवन जी सकते हैं। इसलिए कवि ने बता दिया, अपने पूर्वजों का जीवन जो अच्छा था इसलिए आज हमारा जीवन अच्छा है। उन्हीं के अनुभवों के आधार पर आज हम लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं पूर्वजों का जीवन का अच्छा इसीलिए लगता है कि क्योंकि अतीत अच्छा था, इसीलिए आज हम लोग वर्तमान में अच्छे हैं। आज के मनुष्य को ऐसा लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ता था। देखिए, पूर्वजों को जितना संघर्ष करना पड़ा तो उससे ज़्यादा संघर्ष आज हम वर्तमान के लोगों को करना है। इसीलिए उनका उस अनुभव को हम लोगों को आगे लेकर जाना है। इसीलिए उनके अपने पूर्वजों के संघर्ष का हमें आगे लेकर जाना है, उनसे ज़्यादा हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए कभी पूर्वजों के जीवन जितना सुखमय था इसलिए आज हमारा जीवन और सुखमय बनाने के लिए हमें भी संघर्ष उनसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बेशक परिवर्तनशील संसार में आज हमारे सामने दिन प्रतिदिन अनेक समस्याएं चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, यानी आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और इसीलिए कवि इन चुनौतियों को पार करने के लिए कवि ने कहा कि जो हमारा भूतकाल अच्छा था, हमारे पूर्वजों का मेहनत अच्छा था, इसीलिए आज हम लोग वर्तमान में अच्छा जीवन जी रहे। और वर्तमान अच्छा इसीलिए कि हमारे पूर्वजों ने जितना मेहनत किया उससे ज़्यादा मेहनत हम लोगों को आज करना चाहिए, क्योंकि प्राण जीवन के साथी जो अच्छे थे और इसीलिए उनका प्यार अच्छा था, उनका साथ अच्छा था, इसीलिए आज हम अच्छे हैं। इसीलिए आज अगर अच्छा जीवन जिएंगे, आज अगर संघर्ष का सामना करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारे लिए अच्छा होगा। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यानी आज अच्छा जीवन अगर हम लोग जीते हैं तो आने वाला भविष्य में हमारा गुणगान निश्चित अगली पीढ़ी गा सकती है, अगली पीढ़ी हमारे अनुभवों का आधार ले सकती है। और इसीलिए यूँ अतीत का भी गीत, इसीलिए जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता कि वर्तमान अतीत पर निर्भर करता है और वर्तमान अतीत के अनुभवों के आधार पर जिया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है। और इसीलिए कवि ने हमें जीवन के उन बातों को, अतीत की बातों को स्वीकार करते वर्तमान अच्छी तरह से जीने का संदेश इन पंक्तियों के द्वारा कवि देते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन पथ के साथी अच्छे थे, वे दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाते थे, दोनों के बीच सामंजस्य था, प्रेम भाव था, एक दूसरे के लिए आदर था, सह अस्तित्व की भावना थी। बेशक वर्तमान में इन सभी बातों का अभाव है। देखिए, आज समाज में हम लोगों की एक बहुत ही अभाव नज़र आने लगे हैं कि एक साथ रहना, प्रेम भाव का, सामंजस्य की भावनाएं बिल्कुल नज़र नहीं आते। इसीलिए इनका अभाव कवि को यहाँ पर नज़र आती है, इसीलिए इन्हें बढ़ाने का संदेश इन पंक्तियों के द्वारा कवि देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान की उपलब्धियाँ गौरव से भरी है।
आज बहुत सारे ऐसे गौरवपूर्ण उपलब्धियां हमारे सामने वर्तमान में कि इन्हें भी हम लोग भूल कर काम नहीं चलता, और हम उन गौरवों के गीत भविष्य अर्थात आने वाली अगली पीढ़ी गाएंगे। आज हम लोग वर्तमान को अच्छी तरह से बिताएंगे तो हमारी अच्छाई का उदाहरण, वर्तमान के गौरवशाली बातें भविष्य में आने वाली नई पीढ़ी निश्चित तौर पर उनका आधार ले सकते हैं, हमारा गौरव वो अर्थात कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों का एवं अपने जीवन के कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए, उन पर गर्व महसूस करना चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि पूर्वजों का जीवन ही अच्छा था, हमारे पूर्वजों ने भी समाज की उन्नति हेतु कठोर संघर्ष किया था। समाज के विकास में हमारे पूर्वजों ने उस समय ऐसा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था जैसा कि वर्तमान में आज की पीढ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे। यानी अतीत अच्छा था इसीलिए वर्तमान अच्छा है, आज वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा रहेगा। यानी अतीत में हमारे पूर्वजों का जो मेहनत है, संघर्ष है, प्रेम भाव है, नैतिकता है, सारी बातें आज वर्तमान में हम लोगों को साथ लेना है। वर्तमान में हम लोग हमारे समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ प्यार भरा व्यवहार करना है, और इसी के आधार पर हमारा भविष्य निश्चित उज्जवल रहेगा। और इसीलिए कवि का यहाँ पर कहना है कि अतीत का भी गीत अच्छा बनेगा। अतीत का गीत अच्छा था इसीलिए वर्तमान अच्छा है, वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह कवि ने नया निर्माण इस कविता के द्वारा समाज में हमारा बर्ताव को, यानी समानता, मानवता और अन्य अत्याचार को दूर रखने का संदेश इस पंक्तियों के द्वारा कवि देना चाहते हैं। यहाँ पर रुकेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इस पद्य पर जो स्वाध्याय हैं उन स्वाध्यायों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।